अपर्णा यादव को आपने सुना, उन्होंने ये साफ कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक नई यात्रा पर वो निकल गई हैं। वो मोदी और योगी की कार्यशैली और योजनाओं से प्रभावित हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो, महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन की योजनाएं हो, रोजगार हो, ये तमाम बातें विशाल जो उनके अलग अलग समय पर हमने बयान सुने, आज उसका एक अगर हम ये कहें कि शायद यही परिणति थी। बीजेपी वो आना चाहती थी और बीजेपी वो आ गई है। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा कि लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से उनके समय समय पर संबोधन आते रहे, समय समय पर वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट और अच्छे मैसेजेस देती रही, निश्चित तौर पर जो हम लोग की बातचीत ये चल रही थी कि उनका जो एटीट्यूड है या उनकी पॉस्चरिंग है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा विरोध में नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अखिलेश यादव इतना समय लगा रहे हैं, अपने लिए एक सुरक्षित सीट तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तंज कसा केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर, पहले मैं इसी बयान पर एक टिप्पणी आपकी ले लूं विशाल। अखिलेश यादव एक सुरक्षित सीट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य सीधा तंज कस रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय मौका है इस बारे में अखिलेश यादव के ऊपर हमला करने का, क्योंकि अगर आपने कहा है कि विकास किया है हमने, तो आप एक सुरक्षित सीट अपने लिए ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत ही आक्रामक है इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर, क्योंकि उन्हें साफ लगता है कि जो सर्वेज आ रहे हैं इंडिया टीवी के या बाकी जहां पर, उसमें साफ दिख रहा है कि जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। ऐसे में अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट ना क्लियर किया जाना कि अखिलेश यादव कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ की सत्तारूढ़ दल है, उसको ये मौका देता है कि कम से कम वो इस मामले पर अखिलेश यादव पर जोरदार हमला कर सके। और इसकी शुरुआत अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है और उन्होंने तंज कसा है कि जो अखिलेश यादव अपने लिए एक सीट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके का विकास किया होगा उत्तर प्रदेश में, आप समझ सकते हैं। तो ये बड़ा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के विधानसभा लड़ने के ऐलान के बाद, ये पहली प्रतिक्रिया है। देखिए विशाल, कॉन्फिडेंस तो हमेशा से बीजेपी के आला नेताओं का ऊपर ही रहा है, लेकिन आज चेहरे की चमक कुछ और भी ज्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि यादव परिवार में सेंधमारी हो गई है। अब यहां से राजनीतिक लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए कितनी एम्बैरेसिंग हुई है, इसका आज थोड़ा सा विश्लेषण हमें करने की जरूरत है। परिवार के बीच में सेंधमारी कर देना, ये अब अखिलेश यादव के लिए इसका बचाव करना या उनके प्रवक्ताओं का बचाव करना कितना मुश्किल होगा? मीनाक्षी, जैसा कि अभी आपने देखा था कि जब अपर्णा यादव ज्वाइन करने पहुंची थी, उससे ठीक पहले हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की बात सुन रहे थे। जब उनसे अपर्णा यादव के बारे में सवाल किया गया तो वो लगातार उस बात को अनसुना कर रहे थे और उस बात पे वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे। ऐसे ही सिचुएशन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता हैं या दूसरे लीडर्स हैं, उनके सामने निश्चित तौर पर आने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 3 मंत्रियों और 10 विधायकों को तोड़ने के बाद एक लग रहा था कि नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने सेट किया है, एक एज लिया है इस चुनाव में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पलटवार करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की घर में ही अगर इस तरीके से तोड़ होती है, सेंधमारी होती है, मुलायम सिंह यादव के कुनबे में भी निश्चित तौर पर एक तोड़ होती है, सेंधमारी होती है, तो अपने आप में समझा जा सकता है कि इसका नैरेटिव जो है, इसका जो मैसेज है वो कितना दूरगामी है। और मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, बड़ा डेंट है, क्योंकि आपका कोई सपा का एमएलसी या विधायक नहीं गया है, बल्कि आपके परिवार में ही सेंधमारी हुई है। और मुलायम सिंह यादव के हमेशा करीब रहने वाली अपर्णा यादव, जिनको कि हमेशा माना जाता है कि नेताजी की काफी प्रिय बहुओं में से एक हैं वो, तो निश्चित तौर पर अपर्णा यादव को तोड़ लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, उसको उन्होंने उसमें पार पाया है। और समाजवादी पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक डेंट है, और इस मनोवैज्ञानिक डेंट से किस तरीके से समाजवादी पार्टी बाहर निकलती है, चुनाव की तैयारियों में आगे जाती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं मीनाक्षी, जैसा कि अब से कुछ देर पहले आपने सवाल किया था कि अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से अगर अपर्णा
यादव पहुंच जाती हैं, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये होगी कि अगर अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री के तौर पर या किसी भी तौर पर विधानसभा पहुंचते हैं, भले ही विपक्ष के नेता के तौर पर पहुंचे, और अगर उसी विधानसभा में विधायक की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव भी बैठती हैं, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए वो स्थिति ज्यादा ऑकवर्ड होगी, ज्यादा एम्बैरेसिंग होगी। लेकिन मैंने ये बोला ना कि राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी और आपके हमारे जैसे पत्रकारों के लिए भी ऐसी तस्वीरें देखना और दिलचस्प हो जाती है, इस पर विश्लेषण करना और दिलचस्प हो जाता है। बहरहाल एक बार फिर आपको सुनाते हैं अपर्णा यादव ने क्या कहा। यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। अब देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव के आप वो बयान सोचिए जिसमें वो पानी पी पी कर मोदी और योगी की कार्यशैली को ही कोसते हैं, उनकी योजनाओं को ही कोसते हैं, विभाजनकारी सोच बताते हैं। और अब दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, जब अपर्णा यादव परिवार की बहू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, राष्ट्रहित राष्ट्र सेवा सर्वोपरि की बात करती हैं, मोदी योगी की कार्यशैली की तारीफ करती हैं, उनकी योजनाओं की तारीफ करती हैं, तो ये दो तस्वीरें आप जरूर देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ अपर्णा यादव। अब देखिए विशाल, ऐसे समय पर जो दूर थे वो भी अखिलेश यादव के करीब आ गए। हम शिवपाल यादव की बात करें, उन तक से अब नाता जुड़ गया, नाराजगी दूर हो गई, और अपनी घर की बहू इतनी नाराज हो गई घर में रहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मीनाक्षी, मैं इसी की बात लगातार कह रहा था कि जिस तरीके से नैरेटिव सेट ये हो रहा था कि शिवपाल यादव जो कि पहले लगातार अलग चल रहे थे, अपनी पार्टी बना चुके थे, वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करते हैं, गठबंधन का ऐलान हो जाता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 3 ओबीसी मंत्री भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं और आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। 10 विधायक छोड़ते हैं, आरोप लगाते हुए सपा को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा लगा था कि एक समय ऐसा हुआ है कि जो एज है, जो नैरेटिव है, जो माहौल है, जो संदेश है, वो समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं सेट करने में कामयाबी पा ली है, और इस चुनाव में वो एज के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ समाजवादी पार्टी के एमएलसी, विधायक और बाकी लोगों ने छोड़ना शुरू किया समाजवादी पार्टी, तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक डेंट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस डेंट में, इस कोशिश में, अगर उनके कुनबे में, यानी कि मुलायम सिंह यादव के कुनबे में, उनके परिवार में इस तरीके की बड़ी सेंधमारी हो सकती है कि उनके परिवार की अहम सदस्य अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं, तो अपने आप समझा सकता है कि जो नैरेटिव है वो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सेट किया। सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस तरीके का एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक जो माहौल सेट करने की कोशिश की, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की मंत्रियों को तोड़ने के बाद, उससे निश्चित तौर पर एक उथल पुथल का माहौल जरूर था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के श्योर थी कि जो नेता हमको छोड़ करके गए हैं उससे हमको ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, उनकी सीट का भी शायद नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरीके से अब ये डेंट भारतीय जनता पार्टी ने पलट करके समाजवादी पार्टी पे किया है, क्योंकि पारिवारिक रिश्तेदारी में किसी को तोड़ लेना और इतने क्लोज रिश्तेदारी में किसी को तोड़ लेना, जो कि हर वक्त मुलायम सिंह यादव के साथ रहती हो, अखिलेश यादव के साथ मिलकर के पिछला चुनाव लड़ चुकी हो, घर की बहू हो, अगर उनको आप तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपर्णा यादव कोई बहुत बड़े जनाधार की नेता नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव सेट होगा, जो माहौल सेट होगा, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस पूरी लड़ाई में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में न सिर्फ प्रेरणा देगा, बल्कि समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए
निश्चित तौर पर काफी है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको कम से कम कैमरे के सामने बातचीत करने में निश्चित तौर पर अनकंफर्टेबल पोजीशन और ऑकवर्ड सिचुएशन रहने वाली है। अब देखिए, जितना अभी तक अखिलेश यादव के हमने बयान सुने हैं लंबे समय से, वो भी अपने सामाजिक जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में अलग अलग तरीके के बयानों और अलग अलग तरीके की परिस्थितियों से निकलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। विशाल, आपको याद होगा जब शिवपाल यादव के साथ भी उनकी चाचा भतीजे की ये दूरी चल रही थी, तो किसी भी तरीके का कमेंट करने में, किसी भी तरीके की बात करने में बड़ी नाप तोल करके अखिलेश यादव बोलते थे। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव भले ही भीतर से कितने एम्बैरस हो, लेकिन वो जनता के सामने ये बात आने देंगे या मीडिया के सामने ये बात आने देंगे, या किसी भी तरीके की ऐसी टिप्पणी करेंगे कि बाद में उन्हें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़े? ऐसी संभावना कम से कम मुझे बहुत कम नजर आती है। लेकिन आप लखनऊ में रहते हैं, इतनी मर्तबा आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी, कि जिस तरीके से पॉलिटिशियन के तौर पे देखा जाए कि अखिलेश यादव ने हमेशा ये कोशिश की है कि लड़ाई झगड़ा भले कितना चला हो शिवपाल यादव के साथ। अच्छा विशाल, मैं माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रही हूँ। उत्तर प्रदेश कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का पहला रिएक्शन आ गया है, जरा हम उन्हें सुन लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, काफी दिन से ये कयास चला जा रहे थे, लेकिन आज अपर्णा यादव ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों नीतियों में भरोसा करता है, सभी का हृदय से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपर्णा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सर, आज समाजवादी के खेमे से खबर आई है कि अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले बीजेपी ने कहा था बुआ बबुआ कहां से लड़ेंगे घोषित करें, आज शायद अखिलेश यादव अपनी सीट भी घोषित कर दे। अच्छा है, लोकतंत्र में सभी को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिलना चाहिए और बहुत अच्छा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जो रहे, उन्होंने आज अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लाल टोपी खतरे की घंटी है, किंतु काली टोपी देश व भारतीय संविधान के लिए अभिशाप है। जिस टोपी को चर्चा कर रहे हैं उसी टोपी के सहारे वो 5 बरस मंत्री रहे हैं। इस प्रकार का विचार एक ऐसे संगठन के बारे में जिसने देश के प्रति पर्दे के पीछे रह करके एक करोड़ों की फौज लगा करके अपने प्राणों की आहुति तक दी हो, इस प्रकार के वार्ता करना, इस प्रकार की बात करना निंदनीय है। सर, एक और सवाल है। मौलाना तौकीर रजा जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, बरेली में उन्होंने विवादित बयान दिया था, अभी फिर से एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बाटला हाउस में मारे गए जो तो आपने ब्रिजेश पाठक को सुना, कई सारे मुद्दों पर उनके बयान थे, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है, उनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। और अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर ब्रिजेश पाठक ने भी खुशी जाहिर की। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट लाल टोपी काली टोपी को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसी काली टोपी के बदौलत 5 साल तक वो मंत्री पद पर रहे। बहरहाल हम बात आज अपर्णा यादव की कर रहे हैं। राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, राष्ट्र की आराधना करने के लिए मैं निकली हूं। बीजेपी की कार्यशैली से मैं हमेशा प्रभावित रही हूं, नरेंद्र मोदी के विचारों से मैं हमेशा प्रभावित रही हूं। ये बातें अपर्णा यादव ने आज अपने एक छोटे से संबोधन में कही। मेरे चिंतन में राष्ट्र सबसे पहले है और मैं राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, और राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र की आराधना करने के लिए अपर्णा यादव ने कहा मैं निकल पड़ी हूं। उन्होंने बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, अनिल बलूनी भी चूंकि वही मंच पर आसीन थे, उन सभी का धन्यवाद उन्होंने किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से ही प्रभावित रही हूं बीजेपी की कार्यशैली, उनकी योजनाओं से। उन्होंने राष्ट्र धर्म सर्वोपरि की बात कही, स्वच्छ भारत मिशन की बात कही, महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन की बात कही। ये तमाम बातें आज अपने एक छोटे से संबोधन में अपर्णा यादव ने कही। यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। तो अपर्णा यादव को आपने सुन लिया। देवेंद्र भी हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, छोटा संबोधन, संयमित, संतुलित और एक बहुत बड़ा मैसेज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है उनके लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर रही है। मोदी और योगी की तारीफ करते भी नहीं थकी। देवेंद्र, देखिए, ये ऐसी पोजीशनिंग वो पहले भी करते रही हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हुए जब करते रही थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के मंच से उनके लिए कितना आसान था इन सारी चीज़ों को कहना। लेकिन और निश्चित तौर पे ये अखिलेश यादव के लिए एक टीज़र के तौर पे, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, हालांकि मुलायम सिंह यादव के परिवार की आप बात करें तो पहले भी 2 सदस्य उनका बीजेपी, उनके परिवार के 2 सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि पॉलिटिकली देखें तो वो इतने चर्चित नाम नहीं थे, स्थानीय स्तर के, पंचायत स्तर के नेता थे, इसलिए इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं रही। अपर्णा यादव की बात करें तो निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, और उस लिहाज से उनका इस समय बीजेपी ज्वाइन करना अखिलेश यादव के लिए एक टीज़र का काम करेगा। जब ये चुनौती देते हुए कोई निशाना साधेंगे, कोई बयानबाजी करेंगे। हालांकि इसका पॉलिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है जैसे अगर शिवपाल सिंह यादव अगर अखिलेश यादव से टूटते तो उसमें आप, और जब अलग हुए थे तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ शिफ्ट हुए थे। लेकिन अपर्णा यादव के केस में वैसी बात नहीं है, लेकिन टीज़र की बात ज़रूर है। और वैसे स्थिति में बीजेपी ये कोशिश ज़रूर करेगी कि समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपर्णा यादव के मार्फत अखिलेश यादव की पार्टी पे निशाना साधे, और वहाँ पर निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं कही जा सकती जब आप उनके परिवार के सदस्य, उनकी पार्टी के नेता, और वो अगर ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितना ढीला ढाला रवैया था। ये सारी स्ट्रेटजी बीजेपी की समझी जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। अच्छा, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी अपर्णा यादव को दी जा सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी देगी कोई बड़ी जिम्मेदारी? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल उनकी यही हो सकती है कि उनको विधानसभा सीट के लिए एक बता दिया जाए कि इस सीट पे आप तैयारी कीजिए, इस सीट पे पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी। और निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि वो उतना किया जाएगा। और अपर्णा यादव के अपने प्रोफाइल की बात कर लें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद पढ़ी लिखी हैं, फॉरेन से भी उन्होंने एजुकेशन हासिल की है। बहुत सारे सामाजिक सरकार वाले मुद्दे जैसे गौ रक्षा या इस तरह के मसलों पर बोलते रही हैं, स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर बोलते रही हैं, राम मंदिर को लेकर उन्होंने चंदा का दान भी दिया था। तो ऐसे में वो ये दिख रहा है कि विचारधारा का स्तर हो तो वहाँ पर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़वाना बीजेपी के लिए आसान काम होगा और किसी न किसी सीट से उनको लड़ाया जाएगा। सीट कौन सी होगी ये शायद हम लोग बाद में इस बात को रिपोर्ट कर पाएँ। बिल्कुल। और अपर्णा का बीजेपी ज्वाइन करना इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का अगर आप ये नाम लेकर कहें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो ये पूरे यादव परिवार के लिए भी और खासतौर पर अखिलेश यादव के लिए भी कोई बहुत सुखद समाचार नहीं है। एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। बहरहाल, केशव प्रसाद मौर्य स्वतंत्र देव ने अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग पर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। अपर्णा को सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में
नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव समिति की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। एक और लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाली है और मीटिंग में भीतर जाते हुए दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम और साथ ही सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, आज समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका था, तो अब बीजेपी का मंथन अगली लिस्ट को लेकर। देवेंद्र, आपके पास और क्या इस पर जानकारी? और 11:30 बजे से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी और 11:30 बजे से जब बैठक शुरू होगी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जुड़े रहेंगे। इसके अलावा 2 और नेता वीसी के मार्फत जुड़े रहेंगे, जिनमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, उन दोनों नेताओं का नाम है। ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और बाकी सारे जो नेता हैं वो अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात कर लें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बात कर लें, ये सारे लोग बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहेंगे और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ये बैठक चलनी है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बल्कि उत्तराखंड को लेकर भी आज चर्चा होनी है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाकी राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उनका स्क्रीनिंग का काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो चुनाव समिति की बैठक में उन नामों पर मुहर लगाई जाएगी। उन नामों का ऐलान कब किया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीनाक्षी, नामों के ऐलान में कितने दिन का वक्त और लग सकता है, एक अंदाजा? देखिए, इसमें अंदाज़ा लगाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा इस लिहाज से नहीं रहती कि एक बार जब केंद्रीय चुनाव समिति उन नामों को फाइनल कर लेती है तो ये सिर्फ पार्टी को तय करना रहता है कि कब उन्हें अच्छा मौका लगता है कि उन नामों का ऐलान करना चाहें, और वो 10 मिनट के नोटिस पर वो काम हो जाता है। जैसे अगर आज की बैठक अगर 2 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो नाम ऑलरेडी फाइनल रहेंगे और उनको सिर्फ सार्वजनिक किया जाना बाकी रहेगा। तो ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब उन नामों का ऐलान कराना चाहते हैं। और लेकिन निश्चित तौर पर फेज बाई फेज, क्योंकि पार्टी उन नामों की सूची जारी कर रही है, तो उन फेज बाई फेज उसे सार्वजनिक किया जाएगा तय करने के लिए। इसके अलावा मीनाक्षी, सिर्फ एक बार और बैठक होगी जिसमें 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों को लेकर उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा किसी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई। आज के बाद एक बार बस और बैठक होनी है, ऐलान अलग अलग फेजेस में किए जाएंगे नामों का। अच्छा देवेंद्र, अभी तक जितनी भी लिस्ट सामने आई है उसमें विरोधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप सबका साथ सबका विकास की तो बात करते हैं, लेकिन जब विश्वास जताने की बात आती है तो किसी भी अल्पसंख्यक को आप टिकट नहीं देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है, बीजेपी को इस सवाल का सामना हमेशा ही करना पड़ता है कि आपने अल्पसंख्यक को दिया, नहीं दिया, दिया तो कितना कम दिया है, कि क्यों दिया, इस तरह की चीज़। तो जाहिर तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर हो। ऐसे में जो उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार की जीतने की संभावना होती है राजनीतिक दल के तौर पर, उसी उम्मीदवार का चयन किया जाता है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाले बात कहती है, लेकिन पार्टी जो है वो राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फैक्टर के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करते हैं। और उस लिहाज से निश्चित तौर पर किसी को भले ही ये सवाल पूछ दिया जाए, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं रहेगी कि बीजेपी ये सोच रही होगी कि अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दे तो मुसलमान उसे वोट करेंगे, या यादव कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा टिकट दे दे तो यादव में बहुत ज़्यादा रुझान आ जाएगा बीजेपी की तरफ। कम से कम बीजेपी के रणनीतिकार तो ऐसा नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी ने भी दिखाया और लगातार हम बीते 2 दिनों से जो तस्वीर सामने रख रहे हैं, उस लिहाज से तो जो बीजेपी की रणनीति है वो ठीक ही है। खैर ये बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है। विशाल, अब हम अगर बात करें अपर्णा यादव की एक बार फिर से, तो जो उनके बयान हैं जो पहले थे वो आज के बयान से मेल खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उस पर से केशव प्रसाद मौर्य का ये कह देना कि अपर्णा यादव हमेशा से ही उनके विचार भाजपा वाले रहे हैं, इसे लेकर लेकिन समाजवादी पार्टी तंज जरूर कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी की, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि उनके जो विचार रहे हैं वो हमेशा से भाजपाई रहे हैं, और जो उनके स्टेटमेंट्स रहते थे मीडिया मित्रों के जरिए हम लोग को पता लगता था, उससे देख करके उनकी विचारधारा के बारे में पता लगता था। और अगर आज के बयान की बात किया जाए मीनाक्षी, तो बहुत संतुलित, बहुत सधा हुआ और बहुत कम शब्दों में उन्होंने अपनी वही बातों को रिपीट किया है दरअसल जो वो पहले कहा करती थी। तो ऐसे में जो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी, परिवार को लेकर कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी, एक बार फिर से उन्होंने परिपक्वता का परिचय देते हुए उन सारे मुद्दों को जिससे कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती थी, उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए बिल्कुल सिर्फ वो बातें कही हैं जो निश्चित तौर पर वो पहले कहती हुई आई हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि उनके जो विचार थे वो पहले से ही भाजपाई थे, इस बात को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक ढाल बना सकती है और ये कोशिश कर सकती है कि अपने डिफेंस में, हालांकि उनके पास आज शब्द बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा मौका उनके पास नहीं होगा कि वो इस पूरे मैटर को किस तरीके से डिफेंड करें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन फिर भी केशव प्रसाद मौर्य का जो एक स्टेटमेंट था कि उनके विचार हमेशा से ही भाजपाई रहे हैं, शायद इसको ढाल बना करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लीडर्स अपनी बात को जरूर आगे रखें। हालांकि दोपहर में 1 बजे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके बाद निश्चित तौर पर यह बात सामने आ जाएगी कि समाजवादी पार्टी का अपर्णा यादव के आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, पारिवारिक स्टैंड क्या है। क्योंकि अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कम से कम इस सवाल को अवॉइड नहीं कर पाएंगे और उनको जो जवाब होगा वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लीडर्स को एक लाइन देगा कि अगर उनके सामने इस तरीके के सवाल आते हैं तो वो कम से कम इस अनअवॉइडेबल सवाल पर, इस बैकफुट पे जाने वाले सवाल को किस तरीके से फेस करें और किस तरीके से अपनी आगे की रणनीतियों को आगे बढ़ाएं। देखिए एक और स्थिति जो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो सकती है, उन पर अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आप दंगाइयों को टिकट देते हैं, जो कोई जेल में है, कोई बेल में है, इस तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने परिवार के ही सदस्य को कहां से चुनाव लड़ाया जाए, कहां से टिकट दिया जाए, उस पर संशय बना रहता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं बृजलाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की थी और समाजवादी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किसका कौन सा आपराधिक रिकॉर्ड है, कौन जेल पे है, कौन बेल पे है। और उसमें सबसे जो मुख्य बात थी वो थी नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई हुई है और उनकी जो बेल थी, कल बेल याचिका भी खारिज की जा चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्रामक रुख अख्तियार करती है और हमेशा से उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला करती है। लेकिन अब यह हमला अगर अपर्णा यादव, जो कि परिवार की ही सदस्य हैं, वो समाजवादी पार्टी के ऊपर करती हैं तो उससे एक नैरेटिव जो सेट होगा, जो माहौल सेट होगा और जो भारतीय जनता पार्टी मैसेज देने की कोशिश करती है, अगर वही बातें अपर्णा यादव अपने मुंह से बोलेंगी तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उसका चुनाव में इंपैक्ट होगा बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को या किसी भी मुद्दे को कि आपने बाहुबलियों को टिकट दे दिया, आपने गैंगस्टर्स को टिकट दे दिया और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा याचिका भी दाखिल हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स अब अपर्णा यादव के जरिए अगर भारतीय जनता पार्टी आगे कहलवाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए उस पर रिएक्ट करना, उस पर एग्रेसिवली रिएक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि अपर्णा यादव ने अपना पहले स्टेटमेंट में बहुत सधी हुई बातें की। उन्होंने पीएम मोदी की योजनाओं की बात की, सीएम योगी की तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तारीफ की और उसी लिए उनके बयान को आज बहुत ही ज्यादा संतुलित, बहुत ही ज्यादा संयमित माना जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये बयान बहुत ज्यादा संतुलित और संयमित नहीं रह सकते हैं क्योंकि अपर्णा यादव भी एक और तस्वीर अभी हम सामने रख रहे हैं। विशाल, मैं माफ कीजिए, आपको बीच में ही रोक रही हूं। अपर्णा यादव नजर आ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, दिनेश शर्मा हैं। यानी ये एक और तस्वीर अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बीजेपी हेडक्वार्टर से ही, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, थोड़ी देर में 11:30 बजे मीटिंग भी सीसी की शुरू होने वाली है। उसमें अगली लिस्ट को लेकर नाम फाइनल हो जाएंगे। हालांकि इसका अनाउंसमेंट कब होता है, हमारे सहयोगी देवेंद्र ये बता रहे थे कि इस पर अभी फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल तस्वीर, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग यादव परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर सेंधमारी कर रहे थे, विधायक तोड़ के ले गए, मंत्री तोड़ के ले गए और अब यादव परिवार के भीतर ही सेंधमारी हो गई। बहू अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। कमल का निशान देखिए, उनके पटका जो उन्होंने पहना हुआ है उसमें दिखाई दे रहा है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना। जो बात योगी और मोदी कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि, हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, उसी लाइन और लेंथ पर आज अपर्णा यादव ने भी अपना बयान दिया। तो एक बार फिर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए इंडिया टीवी पर। हमारे सहयोगी देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। पार्टी के जितने बड़े नेता फिलहाल हैं इन तस्वीरों में और योगी आदित्यनाथ की, जेपी नड्डा की चेहरे की खुशी केवल इसलिए नहीं कि अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र ज्वाइन कर लिया, बल्कि इसलिए मुलायम सिंह यादव की बहू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये नैरेटिव के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। ग्राउंड पर भले ही इसका बहुत मतलब ना हो, लेकिन अगर माहौल बनाने के लिहाज से बात करें, नैरेटिव के लिहाज से बात करें, मीडिया की सुर्खियाँ बटोरने के लिहाज से बात करें, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्टर। और उस लिहाज से आप देख लीजिए कि यहाँ पे जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, उसके बाद जब यहाँ से वो गई तो आमतौर पर ऐसा होता है बीजेपी में कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस ज्वाइनिंग में मौजूद नहीं रहते हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ भी हों, पार्टी मुख्यालय के अपने दफ्तर में बैठे हों या फिर अपने घर पर हों, वो सदस्य
जाके उनसे उनका अभिवादन करता है और उनकी शुभकामनाएं लेता है। वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार अपर्णा यादव जब यहाँ से गई तो जाके पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो मौजूद हैं, और सबसे उनकी शुभकामनाएं ले रही हैं। और निश्चित तौर पर उन शुभकामनाओं के साथ उनकी उम्मीद ये भी होगी कि उनके पसंद की सीट दे दी जाए। हालांकि लखनऊ कैंट की सीट अगर उनको दी जाती है तो निश्चित तौर पर देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या रीता बहुगुणा जोशी उसे डाइजेस्ट कर पाती हैं, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को लेकर सार्वजनिक तौर पर मुखर हो चुकी हैं। आम तौर पर बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जिनमें सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक दो गवर्नर की भी चर्चा की जाती है। जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी केवल मुखर नहीं हुई हैं, वो तो त्याग भी करने के लिए तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।